गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए लास्ट क्लास हमने नॉनस्ट इक्वेशन हाफ सेल पे यूज करना सीख लिया था, राइट। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आगे नए टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो देखिए हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। हमें ये हाफ सेल दिया गया है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब हमें ये देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सी रिएक्शन लिखनी होगी, हाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए लिखते हैं H2 चेंजेस टू। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का लूज होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना। तो बताइए अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाँ तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सही है, आएगा या नहीं आएगा ना। अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम्स, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने प्लस चार्ज हो गए, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लूज हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए होंगे। तो ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकते हैं। अब हमें जो कैलकुलेट करना है, ये देखिए H2 गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, H+ आयन है तो एक्वस फॉर्म में। बस और कुछ डिटेल्स दी होंगी, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, नॉनस्ट इक्वेशन लगाएंगे। क्या था फॉर्मूला, हाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, H2 चेंजेस टू H+ gives us E0 H2 changes to H+, ठीक है। ये सेल पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस क्या होता है, हाँ 0.0591 अपॉन n log बेस 10 Q। Q क्या है यहाँ पर, रिएक्शन कोसेंट। तो बस वैल्यू उड़ा के रख लीजिए। देखिए ध्यान से ये देखिए, ये हाइड्रोजन है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए या रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। याद है ना जब हमने SHE पढ़ा था तो हमने कहा था कि हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दोनों को ही हम क्या माने चलते हैं, 0 माने चलते हैं। तो ये तो हो गया 0, क्या बचा, माइनस। अच्छा, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, लिख सकते हैं 0.06, सब राउंड अप करके लगभग 0.06 लिख दिया हमने, अपॉन n क्या होता है हमारा, हाँ नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अपने रिएक्शन को देख के बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होगा, 2, सो अपॉन 2 लॉग Q क्या हमारा, रिएक्शन कोसेंट। कैसे लिखते हैं, हाँ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बताइए, ये होगा, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+। अच्छा, रिएक्शन कोसेंट लिखते वक्त हमने इस चीज़ की प्रैक्टिस की थी कि जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन के पावर के टर्म में जाता है, यानी कि पावर 2 लिख सकते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन से तो कोई मतलब ही नहीं है, आते हैं वापस। जब भी हम गैस के लिए डिफाइन करते हैं तो गैस के लिए कंसंट्रेशन नहीं, गैस के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, हाँ प्रेशर डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे PH2 यानी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक बात और, अगर यहाँ लिक्विड होता तो ये टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों, क्योंकि प्योर लिक्विड और सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी की वैल्यू हमेशा हम 1 रखते हैं। सही है, तो बस वैल्यू उठा के रख लीजिए, ये हो जाएगा माइनस, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0.03। इसको आप यहाँ लिख लीजिए, क्या हो गया 0.03, ये सॉल्व कर लेंगे। फिर लॉग H+ की वैल्यू देखिए दिया हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ आयन दिया है, हाँ ये देखिए हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है HCl। ये ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा हमें, H+ और Cl- मिलेगा ना। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 मोल HCl है
तो इसको बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 मोल HCl से हमें 2 मोल हाइड्रोजन आयन और 2 मोल ही क्लोरीन आयन मिलता है। तो हमें ये बताइए, अगर हम HCl की मोलैरिटी 0.02 लिखें तो हाइड्रोजन की मोलैरिटी भी कितनी होगी? 0.02। क्लोरीन की भी मोलैरिटी कितनी होगी? 0.02 ही होगी। ये चीज़ आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो बस ये आपको कंसंट्रेशन और ये आपका प्रेशर दिया 2 atm। रख दीजिए वैल्यू उठा के। चलिए इसको न्यू पेज पे करते हैं। हमें मिला था -0.03 log H प्लस का पावर। तो H प्लस की वैल्यू कितनी दी थी? 0.02। लिख लीजिए 0.02 पावर 2 अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना दिया था? 2 atm। तो यहाँ रख लेंगे हम 2। अब देखिए -0.03 log, इसका स्क्वायर करिए, देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.0004 अपॉन 2 से इसको कैंसिल करिए, देखिए ये हो जाएगा 0.0002। तो अभी आपको वैल्यू मिल गई -0.03 log। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.002 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे? देखिए 2 × 10⁻। इस डेसिमल को हम यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे? एकदम लास्ट में। कितने स्टेप? 1 2 3 4। ये बात समझ में आ रही है? साइंटिफिक नोटेशन लिखना हमने 11th में सीख रखा है ना, तो बस ऐसे लिख लेंगे। ऐसा क्यों लिखा हमने? ताकि ये देखिए अब क्या होगा, log m × n का फॉर्मूला बन गया, जिसका वैल्यू क्या होती है? log m + log n। हमने लॉग टर्म्स आपको सिखाया था और हमने कहा था आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। नहीं किए हैं तो आज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको लॉग लेने की जरूरत पड़ेगी। चलिए ये है -0.03। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। log m × n का फॉर्मूला होता है log m, यानी कि log 2 प्लस होता है log n log 10⁻⁻4। ठीक है। अब इसकी वैल्यू उठा के रखिए, देखिए ये हो जाएगा -0.03 ब्रैकेट log 2 की वैल्यू 0.3 प्लस, अच्छा देखिए ये देखिए ध्यान से, log m के पावर n है क्या? log m के पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n log m। क्या होता है? n log m। तो देखिए एक शॉर्टकट आप सीख लीजिए, आपको बड़ी काम आएगा, क्योंकि ये बार बार आपको टर्म्स मिलता है। अगर log बेस 10 में आपको दे दिया जाता है 10⁻⁻5, तो आप इसका आंसर सीधे -5 बता सकते हैं। देखिए एक्चुअली होगा क्या, log m के पावर n है, तो आप क्या लिखेंगे? n log m, यानी इस टर्म को पहले बाहर रखेंगे, फिर लिखेंगे log 10। देखिए log 10 की वैल्यू याद है हमने बताई थी कितनी होती है? 1। तो -5 × 1 की वैल्यू -5। यानी कि एक चीज आपको याद रखना, जब भी आपको log में अगर 10⁻ कुछ भी मिल गया, मान लीजिए 10⁻9 मिल गया, तो आप बोलते हैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी? -9। अब करके देखेंगे प्रोसेस तो यही आएगा। तो हम बार बार इतना प्रोसेस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट -9 वहां पर लिख देंगे। ऐसे ही अगर आपको log 10⁻20 दिया है, बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हाँ सिंपल है, इसकी वैल्यू 20 आ जाएगी। कर सकते हैं। एक चीज और आप यहीं सीख लीजिए, pH कैलकुलेट करना। pH क्या होता है? -log ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन होता है ना, ठीक है। एक बात हमें ये बताइए, pH क्या है? हाँ आपने 10th में पढ़ रखा ना, जो एसिड बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम pH स्केल यूज करते हैं, वो है pH। इसकी वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 14। ठीक है, 0 से लेके <7 तक एसिडिक कैरेक्टर। 7 क्या होता है? प्योर न्यूट्रल, यानी कि अगर प्योर वाटर है तो उसका pH स्केल पे वैल्यू कितनी आती है? हमेशा 7। और 7 प्लस से लेके 14 तक क्या देता है आपको? बेसिक कैरेक्टर।
तो ये चीज़ आपको याद रखना है, पीएच की वैल्यू हमेशा 0 से 14 के बीच में ही आएगी। अगर कभी नेगेटिव आ गई तो आप उसको पॉजिटिव बना देंगे। क्यों? क्योंकि पीएच की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। एक बात। दूसरी चीज़, अगर पीएच की वैल्यू आपके 14 से भी ज़्यादा आ रही है तो आप अपने कैलकुलेशन को चेक करेंगे, क्योंकि वो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। पीएच की वैल्यू कभी भी 14 से प्लस नहीं हो सकता। अब देखिए हम पीएच क्यों बता रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए आपको पीएच दिया है 7, ठीक है, और आपको H प्लस कंसंट्रेशन निकालना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 टू द पावर, अगर ये पॉजिटिव 7 है तो आप यहाँ लिख देंगे -7। क्यों लिख देंगे? ये चीज़ है ना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए ये एक डिराइव्ड टर्म है, देखिए कैसे निकालेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पीएच निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस लेते हैं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कितना 10 टू द पावर -7। अब हमें ये बताइए, माइनस तो ये पहले से ही है, लॉग 10 टू द पावर अगर कोई वैल्यू होती है तो उसी वैल्यू को आगे लिखते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ -7। तो ये -7 क्या हो जाएगा, +7। क्या देखिए ये पीएच के इक्वल है। हाँ, तो हम हर बार इतना टर्म्स यूज नहीं करेंगे। तो नया चीज आपने क्या सीखा, अगर आपको किसी सॉल्यूशन का pH 3 दिया है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बताइए फटाफट कितना आएगा। हाँ, 10 टू द पावर -3 मोलर आएगा। खैर यूनिट की तो अलग ही बात है, वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। अगर ये क्या ये नेगेटिव हो सकता है? नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना। अगर ये पॉजिटिव है तो इसी को पावर में 10 के पावर में नेगेटिव लिख दीजिए, आपका H प्लस कंसंट्रेशन मिल जाएगा। चलिए एक और बताइए, अगर pH की वैल्यू -5 है तो बताइए H प्लस कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी। हाँ, ये तो -5 हो ही नहीं सकता, pH की वैल्यू मिनिमम 0 होगी, 0 से छोटी हो ही नहीं सकती, यानी क्वेश्चन गलत होगा, ये +5 होना चाहिए। अब बताइए अगर pH की वैल्यू +5 है तो लॉग ऑफ H प्लस सॉल्व करके जब आप H प्लस कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 10 टू द पावर -5 आएगी। कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको बार बार ये यूज करना पड़ेगा। आप देखिए log 2 की वैल्यू हमने लिख दिया 0.3 प्लस ये 10 टू द पावर -4 है, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, हाँ -4 मिल जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे -4। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा -0.03। ब्रैकेट में आपके क्या क्या है, एक है 0.3 फिर -4, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.7। वो भी कैसा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ये 4 बड़ा है और ये नेगेटिव है। तो बस अब इनको सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस दोनों सेम सिंबल है तो आंसर प्लस में आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 1 1 11 और डेसिमल पार्ट्स 1 2 3, ये वैल्यू आ जाएगी 0.111 वोल्ट आंसर। ये है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मान लीजिए आपसे इसी क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल पूछ लेता तो बस इसी की वैल्यू किस में आ जाती है, नेगेटिव में आ जाती, क्योंकि ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा था रिलेशन ना, कि जो SRP होंगी और SOP होंगी वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो अगर आपसे SRP पूछता तो भी बता सकते थे, कर सकते हैं। चलिए लॉग पे प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है। अगर लगता नहीं लॉग में अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी तो आप हमें बताएंगे, हम एक लेक्चर छोटा सा या फिर ऐसे ही हम आपको प्रैक्टिस पहले करा देंगे लॉग का, ताकि आपको लॉग में प्रॉब्लम ना आए। चलिए आंसर चेक कर लीजिए। देखिए 0.111 वोल्ट सही है, इतना आया था। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर PDF आपको मिल ही गया होगा, आप आराम से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए इसकी वैल्यू -0.0591 वोल्ट, ये एग्जैक्ट आएगा, जो कि आप चाहें, क्योंकि आप राउंड अप करके वैल्यू जब रखेंगे तो वो वैल्यू कितनी हो सकती है, 0.06 के इक्वल हो सकती है। ये भी माइनस में ही रहेगा ना। हाँ, इसी वैल्यू को बस ये राउंड अप में करके रखा गया है यहाँ पर।
चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। दे कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। हमें पीएच निकालना है, ठीक है। तो पीएच निकालने के लिए बहुत ही आसान सा काम करना होता है आपको। एक हम फॉर्मूला जो सीखे थे, अब फॉर्मूले के यूज कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। नॉन्स्ट इक्वेशन में, हाँ, जब नॉन्स्ट इक्वेशन में हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हाफ सेल के लिए डेरिवेशन किया था, तो वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या था फॉर्मूला, याद है आपको? हाँ, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाज प्लस 0.0591 टाइम्स ऑफ पीएच। ऐसे ही था E रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑफ 0.0591 ऑफ पीएच। हमने कहा था आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस एक नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने आना चाहिए। आप ये नहीं भी याद है तो भी काम हो जाएगा। तो देखिए हम पहले आपको नॉन्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको फॉर्मूले से भी करके दिखाएंगे, ताकि आपको एकदम क्लियर रहे कि अगर फॉर्मूला याद है तो काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद है तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, बस नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने आना चाहिए। चलिए इससे पहला क्वेश्चन हम करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, H2 चेंजेस टू HCl। ओके, रिएक्शन हमें दे रखा है, दैट इज H2 चेंजेस टू HCl। हमें E0 की वैल्यू दे रखा है 0.25 वोल्ट। ठीक है, हाँ, हमें H2 से HCl और सॉरी E की वैल्यू दिया है ना, ये E0 नहीं है, क्या हो गया, दैट इज E इज गिवन 0.25 वोल्ट। ये डिटेल्स दिया गया है हमें पीएच निकालना है। दूसरी चीज इसमें, हाँ, हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर आपको 1 atm लेके चलना है, वो तो हमें वैसे भी पता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो वहाँ पर गैस की फिलिंग हम 1 atm प्रेशर पे ही करते हैं, एक्चुअली 1 बार पे करते हैं, जिसको हम 1 atm के आसपास इक्वल मान लिए थे। चलिए यहाँ तक तो हो गया। इसमें और कुछ हमें दिया नहीं है, क्या हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमें दी गई है, हाँ, जो सेल पोटेंशियल दिया है वो ऑक्सीडेशन के लिए दिया है कि रिडक्शन के लिए? कहीं इसने मेंशन ही नहीं किया है। अच्छा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। नहीं, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तब होता जब ये ऐसे लिख के देता, H2 चेंजेस टू H+। इसने तो H2 टू HCl लिखा है, यानी कि हम यहां से क्लेरिफाई नहीं कर सकते कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दी हुई है या रिडक्शन। तो हमने कहा था जब भी हमें ऐसा केस मिलेगा हम मान के चलते हैं कि कौन सी रिएक्शन दी गई होगी, हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ही दी गई होगी। तो चलिए मान लेते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो बताइए रिएक्शन में कौन सा लिखना होगा हमें? रिडक्शन रिएक्शन। देखिए H2 चेंजेस टू H+, यहाँ पर 2 टाइम्स करना पड़ेगा हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। देखिए इस पर टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, +1 है और 2 से मल्टीप्लाई करें तो +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए होंगे। सही है। अब हमें ये बताइए, ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है? हाँ, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ चार्ज 0, यहाँ चार्ज प्लस में आ गया, +2 हो जाएगा टोटल, तो ये ऑक्सीडेशन है। हमें तो लिखना था वो क्या था, रिडक्शन, तब हम उल्टा लिखेंगे। देखिए 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू H2, दिस विल बी गैस एंड दिस विल बी एक्वस। ये आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या था, E रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल देखिए H+ किस में चेंज हो रहा है, H2 में। आप चाहे तो ERP भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ऐसे लिखना थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होता है। देखिए उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे E0 रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि फिर से H+ चेंजेस टू H2 माइनस 0.0591, उसको हम क्या लिख लें, 0.06 अपॉन N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है, 2 log ऑफ Q। यहां तक तो लिख सकते हैं। अब देखिए
ये वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 0.25 वोल्ट, इसमें यहां रख लिए। अब देखिए ये देखिए क्या है E नॉट ऑफ H+2H2, यानी ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। नॉट का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, बताइए रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है 0, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कितना होता है 0, यानी ये टर्म तो गया। क्या मिला आपको यहाँ पर 0 माइनस, इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए हो जाएगा 0.03 हो जाएगा लॉग। अब Q की वैल्यू बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आपका क्या है गैस, तो गैस का कंसंट्रेशन लिखते हैं या प्रेशर लिखते हैं, प्रेशर लिखते हैं। कंसंट्रेशन आपको याद रखना हमेशा हम एक्वस सॉल्यूशन का लिखते हैं। तो देखिए प्रेशर कितना दिया था हाइड्रोजन गैस का 1, शायद 1 atm, हाँ तो ऊपर तो हो जाएगा 1। अच्छा ठीक है, पहले आप टर्म्स को लिख लेते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ H2 या फिर आप लिख लीजिए यहाँ पर PH2 ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+2। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पावर 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए इसका H+ का कोफिशिएंट क्या है 2, अगर यहाँ 3 होता तो पावर में भी क्या होता 3। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब दिस इज 0.25 इज इक्वल टू, वो तो कैंसिल हो गया, सब 0 था, बचा क्या था -0.03 लॉग ऑफ, यहाँ बचा था 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+, यहाँ था ना प्रेशर ऑफ H2 गैस, तो हमने 1 लिख दिया क्योंकि वो दिया है। कंसंट्रेशन ऑफ H+ देखिए कितना दिया है, वो दिया है कि हमें निकालना है, अच्छा वही तो हमें निकालना, pH निकालना है। चलिए हम इसको H+2 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 0.25 इक्वल टू -0.03 लॉग ऑफ। अच्छा अगर हम इसको ऊपर लेके जाए तो क्या लिखेंगे देखिएगा, H+2 लिख सकते हैं। नीचे से जब भी हम पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो निगेटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव था तो, अगर पहले निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। तब देखिए ये हो जाएगा 0.25 इक्वल टू, ये हो जाएगा -0.03 इंटू, अब देखिए लॉग m के पावर क्या है n है, इसको कैसे लिखते हैं हम n log m, इसको बाहर रखेंगे ये हो जाएगा -2, फिर लिखेंगे लॉग क्या बचा कंसंट्रेशन ऑफ H+, लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए 0.25, इसको लिखिए -0.03। अब देखिए यहाँ से हम 2 को बाहर निकाल कर अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या हो जाएगा -0.06 हो जाएगा। क्या ध्यान है हम सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम माइनस को अंदर रख लेंगे। क्यों रख रहे हैं अभी बताते हैं हम आपको। देखिए यहाँ से सिर्फ हम 2 को बाहर लेकर मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा -0.06, यहाँ भी माइनस बचा ना, माइनस को यहीं रखेंगे हम, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H+, ये सिंबल चेंज कर लीजिएगा, लिख सकते हैं। अब देखिए हमने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+, ये क्या होता है, हाँ दिस इज pH। तब हम इस पूरे टर्म को हटा के वहां क्या लिख देंगे, सिंपल सा pH। तो देखिए हमें क्या मिल गया 0.25 इज इक्वल टू, इधर मिल गया -0.06 और ये पूरा टर्म क्या बन गया pH। हमें pH ही तो निकालना है, तो देखिए pH के लिए हम इस पूरे टर्म को उठा के इधर ला दें तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 0.25 अपॉन माइनस ऑफ 0.06, इसको कैंसिल करिए, देखिए हो जाएगा माइनस ऑफ 0.64, हाँ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.04। आप सॉल्व करके चलिए नेक्स्ट पेज पे ही लिख देते हैं, pH इज माइनस ऑफ 0.04। अब हमें ये बताइए, ये जो मेरा आंसर आया है pH की वैल्यू -0.04, ये सही है या गलत? ये गलत है। क्यों? क्योंकि pH की वैल्यू तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो हम pH की वैल्यू क्या लिख देंगे, हाँ 0.04 लिख देंगे, बस ये आ गया आंसर। यानी कि हमने जो मान के चला था कि दी गई वैल्यू जो E दिया था हमें सेल पोटेंशियल,
हमने उसको रिडक्शन मान के चला था, वो एक्चुअली सेल पोटेंशियल रिडक्शन का नहीं दिया था, वो किसका दिया रहा होगा, ऑक्सीडेशन का, इसीलिए हमारा पीएच नेगेटिव आ रहा था। तो आपको हमेशा रिडक्शन मान के ही आगे चलना है, ये नहीं कि इस बार तो आ गया तो हर बार ऐसे करें, नहीं, आप हमेशा रिडक्शन मान के आगे चलिए। अगर पीएच नेगेटिव आ गया तो बस पीएच को तुरंत पॉजिटिव कर देंगे, रीजन में आप डाल देंगे सिंस पीएच वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 0, देयरफॉर पीएच विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी 0.04 आ गया आंसर। पीएच की कोई यूनिट नहीं होती है, सही है। तो चलिए आंसर एक बार चेक कर लीजिए। एक मिनट, यहाँ पीएच की वैल्यू आ रही है 4.16। अच्छा सॉरी, देखिए वो लास्ट में डिवीजन करने में मिस्टेक हो गया था, वो आप डिवीजन देख लेंगे ना। पहले आप डेसिमल को हटा दीजिए तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, फिर इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4.16, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए पीएच की वैल्यू -4.16 आएगी, वो डिवाइड करके आप देख लीजिएगा। तो आप लिख देंगे कि पीएच की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो पीएच की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव 4.16। ये तो रहा हमारा एकदम बेसिक सा तरीका, जिसके लिए हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा, जो अगर हमें फॉर्मूला याद है तो क्या करेंगे, तो बस फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, -0.0591 पीएच। ये पिछले लेक्चर में डिराइव कराया गया है, अगर आपको याद है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, -0.0591 पीएच, ये वैल्यू आपको दी गई थी। पीएच निकालना है तो बस क्या करिए, पीएच इक्वल टू ये वैल्यू उठा के डाला के डिवाइड कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए फिर से वैल्यू क्या आएगी, -4.16, तो फिर से वही बात आ गई, हाँ, कि हम नेगेटिव पीएच की वैल्यू नहीं ले सकते, तो हम पीएच की वैल्यू 4.16 पॉजिटिव कर देंगे। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि देखिए ये हम कौन सा रिएक्शन लिख रहे हैं, रिडक्शन लिख रहे हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन लिखे होते तो क्या लिखते हैं, H2 चेंजेस टू H+ लिखते हैं ना। तो फिर ये देखिए वैल्यू ऑक्सीडेशन के लिए जब आप लिखते हैं तो ये फॉर्मूला क्या होता, 0.0591 इंटू पीएच। ये वैल्यू आपको पता है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पीएच की वैल्यू भी कैसी आती है आपकी, पॉजिटिव आती। तो खैर हमको ये सब याद नहीं रखना है, हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम रिडक्शन मान के ही आगे चलेंगे, वो अलग बात है। हमारे पीएच की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो हम पॉजिटिव कर लेंगे, लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि अगर कुछ नहीं दिया है तो कौन सी वैल्यू दी होगी, सेल रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया होगा, सही है। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको सेल पोटेंशियल दिया गया है, नहीं पता कि ये रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन, और प्रेशर ऑफ H2 गैस, इसके लिए भी सेम 1 atm ही दिया गया है। तो आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके सामने दिया हुआ है। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया देखिए, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.5 इंटू 10⁻³ मोलर Cr2O72 माइनस सॉल्यूशन, ठीक है। कोई एक सॉल्यूशन है, उसमें जो क्रोमेट आयन है यानी Cr2O72 माइनस जो आयन है वो कितनी मोलरिटी का है, 4.5 इंटू 10⁻³ मोलरिटी शो करता है, यानी कि इसका कंसंट्रेशन दिया है, एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cr3+। चलिए ठीक है, दोनों कंसंट्रेशन दिया है हमें, देखिए क्या दिया, सोच pH इज इक्वल टू 2, pH की वैल्यू 2 दिया है, हमें तो pH चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H+। हाँ, अब आप देख के बता सकते हैं इसका कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना आएगा, बता सकते हैं कितना आएगा, 10⁻, ये पॉजिटिव है तो ये किस में आएगा, नेगेटिव में।
अगर आप यूनिट लगाना चाहें तो मोलैरिटी आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन को हम मोलर में डिफाइन करते हैं। सही है, कर सकते हैं ना, ये चीज करने आनी चाहिए। अगर पीएच दिया है तो आपको उसका कंसंट्रेशन लिखने आना चाहिए, बहुत सिंपल सा होता है। अगर ये 2 है तो 10⁻², अगर ये 3 होता तो 10⁻³ अगर ये 9 होता तो 10⁻⁹। चलिए हमें क्या निकालना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपको दिया हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे आप इसका इक्वेशन लिखना सीखिए। क्या करिए, इसके इक्वेशन लिखना सीखिए। देखिए हम लिख के दिखाते हैं आपको दिया ना रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, तो देखिए Cr2O7 चेंज होगा किसमें, Cr3+ में। बताइए ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या ऐसे बोले ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा या रिडक्शन? हाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। गेम हो जाएगा आपका। याद है इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक चीज आपको कही थी, जब भी आपको एलिमेंट दिया हो तो आप एलिमेंट या एटम के चार्ज को देखिए, ना कि पूरा। ये 2- आप देख रहे होंगे ना, 2- से 3+ हो रहा है तो सर ऑक्सीडेशन हो रहा नहीं। आपको सेम चीजों का कंपेरिजन करना है। ये क्रोमियम है तो आपको इसके क्रोमियम का चार्ज निकाल के कंपेयर करना होगा। तो देखिए क्रोमियम का चार्ज पहले निकालते हैं। हम मान लेंगे क्रोमियम का एक एटम पर चार्ज कितना है, मान लेते हैं W है, तो 2 एटम पे कितना हो जाएगा, 2W हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 का होता है, इतना तो पता है सबको। -2 × 7 कितना हो जाएगा, -14 = कितना चार्ज है ओवरऑल, -2। 2- को अपने हम कैलकुलेशंस की इजी रखने के लिए -2 लिख लेंगे। बताइए 2W की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 + 14। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना होगा, 12। तो 2W की वैल्यू 12 आ रही है, तो बताइए W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/2 यानी कि 6। यानी कि आप बता सकते हैं सर क्रोमियम के एक एटम पे कितना चार्ज होगा, +6 होगा। अब बताइए ये यहां रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो रहा है। देखिए क्रोमियम +6 से 3+ यानी +3 स्टेज में जा रहा है। इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी बात समझ में आई? हाँ, तो आपको हमेशा याद रखना, अगर आपको ऐसे दे दे, कोई रेडिकल दे दे जिसमें कि एक एटम से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हो, तो उस केस में आप एटम्स के चार्ज को मैच करेंगे, न कि पूरे का। चलिए रही एक बात। अब बताइए हमें, जब भी आपको ऑक्सीजन दिख गया तो ऑक्सीजन को हमेशा हम वाटर से बैलेंस करेंगे। किससे, वाटर से। देखिए ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, नहीं मॉलिक्यूल छोड़िए, कितने एटम है, 7 है, इधर कहीं नहीं है। यानी कि हमें 7 वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड करना होगा। समझते चलिए कैसे कर रहे हैं हम। हाँ, इसे एसिडिक मीडियम कहते हैं। कैसे पता चलता हमें, ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 4 होता तो हम यहाँ कितना लिखते, 4 वाटर मॉलिक्यूल यानी 4H2O लिखते। अगर O3 होता तो 3H2O। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए यहाँ पे टोटल क्रोमियम की एक एटम पे +6 चार्ज है। टोटल +6 × 2 करेंगे कितना जाएगा, +12। और यहाँ कितना है, पहले क्रोमियम को बैलेंस कर लीजिए। 2 एटम है क्रोमियम के, तो यहाँ भी 2 एटम क्रोमियम को हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर टोटल चार्ज +6 × 2 यानी कि +12। यहाँ पर टोटल चार्ज 3 × 2 +6 यानी कि इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन की चार्ज कम हो गया। देखिए यहाँ था टोटल +12। कैसे निकाल रहे हैं आप, देखिए ना, एक क्रोमियम एटम पे 6 है तो 2 क्रोमियम एटम पे +12। यहाँ पर एक क्रोमियम पे 3+, 2 क्रोमियम एटम पर 6+। देखिए +12 का मतलब यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में कम रहे होंगे ना। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि इसने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर रखा होगा, तब तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा बस। हाँ तो चलिए ये हो गई रिएक्शन लिखने का तरीका। इस रिएक्शन में एक चीज और अभी आपको लिखना है। आप कहेंगे वो क्या, देखिए ध्यान से, कुछ ऐसी चीज है जो बैलेंस नहीं है। क्रोमियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए 7 × 2 = 14। इसमें तो हाइड्रोजन कहीं है ही नहीं। हाँ तो आपको हाइड्रोजन भी लिखना होगा, कितना, 14H+ आयन। कितना, 14H+ आयन। जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उतने ही H+ आयन आपको लिख देना है, बस आपका रिएक्शन रेडी। तो बस हमें क्या निकालना था, देखिए
कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल। ठीक है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो लिखिए ई चेंजेस टू, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल का यही रिएक्शन है, तो आप चाहें तो पूरा लिख लीजिए Cr2O7 2 माइनस चेंजेस टू Cr3 प्लस। यहाँ पे जब हम ऐसे चेंजेस लिखते हैं तो हम एटम्स के नंबर को शो नहीं करते। हाँ, अगर यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट वगैरह तो हम यहाँ पे 2 Cr3 प्लस नहीं लिखते, हम सिंपल से Cr3 प्लस लिखते हैं। वो ये दिखाता है कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो ये नहीं बताता कितने एटम से क्या हो रहा है, वो तो हम ऊपर बैलेंस करके लिखते रहे। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा E0 रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये बड़ा हो रहा है ना, हम छोटे में Rp लिख देते हैं, लिख ले। चलिए, माइनस 0.0591/2 नहीं अपॉन n log Q, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, ये हमें कैलकुलेट करना है, इसको छोड़ दीजिए। ये हमें दिया होगा, दिया ना, हाँ देखिए यहाँ पर दिया, कितना दिया 1.33 वोल्ट, तो इसको लिख लीजिए 1.33 वोल्ट। अच्छा, यहाँ जीरो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है, ये तो क्रोमियम के इलेक्ट्रोड था ना, वो जीरो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड में ही होता है। चलिए, 0.0591 को हम क्या लिख लें 0.06 अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, बताइए कितना आएगा 6, so अपॉन 6 log Q, रिएक्शन क्वोशिएंट लिखना है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। वाटर क्या है, प्योर लिक्विड, तो उससे कंसंट्रेशन को नहीं लिखते, रीजन 1 आता है, छोड़ दिए उसको। क्रोमियम का तो लिखना पड़ेगा ना, ये एक्वस फॉर्म में होगा, तो क्योंकि आयन है तो एक्वस फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस ये भी आयन है तो एक्वस फॉर्म में ही होगा। तो लिखिए, ये तो हो गया 1, छोड़ दिए, इसको लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Cr3 प्लस, तो इसके पावर कुछ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, कितना 2 अपॉन, चलिए आते हैं रिएक्टेंट साइड में, इसका लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Cr2O7 2 माइनस, इसका पावर, इसका कोई कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं। अब देखिए, क्या ये भी पार्टिसिपेट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि एक्वस फॉर्म में है, तो इसका आयन लिख लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो इसका पावर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, कितना 14 रेज़ टू द पावर 14, इतना लिख लेंगे। अब उसके बाद आपको वैल्यूज रख लेनी है और सॉल्व कर देना है, ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करिए, देखिए हो जाएगा ये 0.01, इस बार सही है ना, हाँ इस बार सही है। लॉग ऑफ क्रोमियम आयन का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, कितना दिया 15 × 10⁻³ वैल्यू यहाँ रखेंगे, उसके पावर 2 लगा देंगे, फिर क्रोमियम आयन की भी वैल्यू, सॉरी क्रोमेट आयन का भी कंसंट्रेशन दिया है, उसको रख लेंगे, और H प्लस की भी वैल्यू दी हुई है जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन है मेरे पास, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं सॉल्यूशन से, देख लीजिए। देखिए, ये वही चीज़ आई 1.33 माइनस 0.01 लॉग, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम आयन 15 × 10⁻³ पावर 2 दिया, तो पावर 2, ठीक है, उसमें हम पहले ये लिखे थे ना, हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, कितना आएगा 4.5 × 10⁻³ और H प्लस आयन का वैल्यू अभी हमने निकाला था 10⁻² पावर 14, ये सब कुछ सॉल्व कर देंगे, सॉल्यूशन आपके सामने दिया है। ध्यान रहे, लॉग प्रॉपर्टी आपको लगाने आनी चाहिए। तो ये सब सॉल्व करने के बाद आपको कुछ ऐसे वैल्यू मिल जाएगी, देखिए ऐसा, तो आप यहां पे फिर फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए log m × n का फॉर्मूला लगेगा, ये log हो गया, ये m × n, फॉर्मूला क्या था log m प्लस log n, यानी एक बार आप इसका log लेंगे, फिर दूसरी बार इसका log लेंगे, तो log 5 प्लस log 10⁻26, log 5 की वैल्यू 0.7, अच्छा log 10⁻26, जब भी log में 10 के पावर कुछ भी आता है तो सब हटा दीजिए, बस पावर को लिख लीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। हमने एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पर log 10 लिखकर दिखा दिया है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी आपको log 10⁻7 मिला, आप इसका आंसर सीधे 7 लिखिए,
क्योंकि आप इसको अगर एक्चुअली लिखे तो ऐसे लिखा जाता है 7 log 10 की वैल्यू 1, तो 7 × 1 यानी कि 7। तो आप लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, आप यहाँ पे डायरेक्ट 26 ही लिख लीजिएगा। तो कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर कितना आएगा देख लीजिए, 1.063 वोल्ट आएगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए हमने तो अभी नॉन स्टिक इक्वेशन का यूज हाफ सेल पे करना सीखा है, अभी हमें इसको कंप्लीट सेल पे भी लगाने आना चाहिए। उस पर कब सीखेंगे? फिलहाल उसको सीखने के लिए हमें हाफ सेल में एकदम मास्टर होना पड़ेगा, यानी जब हमें हाफ सेल पूरा यूज करने आ जाएगा तब हम कंप्लीट सेल की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, दो हाफ सेल को हम मिलाएंगे तो दोनों हाफ सेल कैलकुलेट करना आएगा, तो कंप्लीट सेल भी निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए उसको आगे बढ़ने से पहले ही हम पहले क्या करते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड होते हैं, हाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स या हाफ सेल्स होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। एक्चुअली ये 4 टाइप के होते हैं, जिसमें 3 टाइप्स तो हम तुरंत पढ़ लेंगे, लेकिन एक टाइप हम कंप्लीट सेल पढ़ने के बाद पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको यहाँ समझाने की कोशिश करें तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी कि कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इतना मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड्स या हाफ सेल्स मेजरली 4 टाइप के होंगे, इसमें 3 टाइप तो हम यहीं पढ़ लेंगे, बाकी एक टाइप हम कंप्लीट सेल के बाद कवर करेंगे। चलिए पहला जो हमारा होता है इलेक्ट्रोड, वो होता है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। क्या? मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। याद है हमारा जो सबसे पहला इलेक्ट्रोड हमने बनाया था, तो एक तरफ हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया था, दूसरी तरफ कॉपर का लिया था ना। अब मान लीजिए हम जिंक का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, तो ये सॉलिड वाला पार्ट तो जिंक का बना था, ठीक है, और इसमें जो आयंस होती थी, यानी जो सॉल्यूशन डालते थे इलेक्ट्रोलाइट, वो किसका होता था? इसी का सॉल्ट होता था, यानी कि जिंक सल्फेट लेते थे। अब जिंक क्लोराइड भी ले सकते हैं, हमने जिंक सल्फेट लिया था। जिंक सल्फेट को जब हम एक्वस में घोरते हैं, यानी वाटर में मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, हमें आयंस देते हैं। कौन कौन सा? जिंक आयन और सल्फेट आयन। तो देखिए यहाँ जिंक है और यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, जिंक का ही आयन। तो देखिए ये हो गया मेटल, ये हो गया मेटल का आयन। तो जब भी कोई हमारा मेटल का इलेक्ट्रोड उसी मेटल के आयंस के कांटेक्ट में रखा जाता है, तो वहाँ जो इलेक्ट्रोड बनता है या जो हाफ सेल बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? हाँ मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड कहते हैं। चलिए यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, इन दिस टाइप ऑफ हाफ सेल, या हाफ सेल कहिए या इलेक्ट्रोड कहिए। अब मेटल इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द कैटायन ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल। क्यों कैटायन? क्योंकि जितने भी मेटल्स होंगे वो तो कैटायन ही बनाएंगे ना। आप मान लीजिए कोई भी सॉल्ट, आप कॉपर सॉल्ट ले लीजिए, तो उसमें से कॉपर तो कैटायन बनाएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, और सल्फेट नेगेटिव चार्ज। तो देखिए कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर के आयंस के कांटेक्ट में है, तो देखिए मेटल का इलेक्ट्रोड मेटल्स के आयन के कांटेक्ट में है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? हाँ मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड या मेटल मेटल आयन हाफ सेल कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं आप? जिंक का Zn2+, कॉपर कॉपर 2+, कॉपर क्यूप्रिक यानी कि Cu में कॉपर की डबल बैलेंसी होती है ना, +1 और +2। Fe से Fe2+, Fe2+ से Fe3+ भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको कहीं ये लिखा हुआ मिल गया Fe2+ चेंजेस टू Fe3+, तो बताइए क्या ये मेटल मेटल आयन का एग्जाम्पल होगा या नहीं? नहीं होगा। अगर आपने लिख दिया हाँ तो आपका गेम हो जाएगा। ध्यान से देखिए हमने क्या कहा रहे हैं, मेटल और मेटल का आयन, यानी कि दोनों आयन नहीं होना चाहिए, एक मेटल होना चाहिए, दूसरा मेटल का आयन होना चाहिए। ये देखिए Fe2+ आयन है, मेटल आयन है। अगर ये मेटल आयन लिया आपने तो ये मेटल होना चाहिए था, लेकिन ये भी आयन है। ध्यान से देखिए ये भी आयन, ये भी आयन, तो वो इस टाइप का इलेक्ट्रोड तो कभी नहीं बना सकता। ये चीज ध्यान रखना आपको, दोनों में से कोई एक मेटल होना चाहिए, यानी एक पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये लिख के दे दिया जाए Fe चेंजेस टू Fe2+ और पूछा जाए तो आप कहेंगे हाँ ये सही है, एक मेटल है एक मेटल का आयन है। आपको ये लिख के दे दिया जाए Fe3+ चेंजेस टू Fe, तो आप कहेंगे हाँ सर ये भी सही है। क्यों?
ये तो आयन हो गया, लेकिन ये हमारा मेटल है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, वो तो हम अपने हिसाब से देख लेंगे। बस हमें ये देखना होगा उसमें एक मेटल होना चाहिए और एक ही मेटल का आयन होना चाहिए। ये मेटल हो गया, ये मेटल का आयन हो गया, तो सही है। चलिए ऐसे और भी एग्जांपल है, Mn चेंजेस टू Mn2+। अब हमें देखिए क्या है ना कि अब आपको इसका रिएक्शन लिखने आना चाहिए। रिएक्शन तो आप आराम से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। तो चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे आपके नोट्स में हम आपको रिएक्शन लिख के दिखाएं, क्योंकि मैक्सिमम हम रिडक्शन से ही डील करते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिख के बता रहे हैं लिखना कैसे होता है। आप खुद से कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे हम। देखिए ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, हाँ ऑक्सीडेशन ऑलवेज हैपेंस ऑन द लेफ्ट साइड एंड दैट इज एनोड। अभी कोई एग्जांपल हमने लिया था, देखिए मान लीजिए Fe का ही ले लेते हैं, Fe चेंजेस टू Fe2+। बताइए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे Fe चेंजेस टू Fe2+। अब देखिए एटम्स तो पहले से ही बैलेंस है, यहाँ पे भी एक एटम आयरन का, यहाँ भी एक एटम है, तो ठीक है। चार्ज देखिए कितना 2+, यानी कि यहाँ कितना रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, सही है। चलिए अब देखिए हमें इसके लिए नॉन इक्वेशन लगाने आना चाहिए। क्या होगा बताइए, Fe चेंजेस टू Fe2+, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, EOP लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपको लिखने का तरीका हम बहुत पहले ही बता चुके हैं कैसे कैसे लिखा जा सकता है। तो आप चाहे तो EOP भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। नोटेशन में थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, कब ऑक्सीडेशन हो रहा है कब रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हाँ E0 Fe चेंजेस टू Fe2+ माइनस 0.0591 अपॉन N लिखते हैं। N क्या होता है, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो इस इक्वेशन में नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है 2 का है, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप 2। फिर क्या लिखते हैं हम log Q। चलिए हम Q की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। Q क्या है, रिएक्शन कोसेंट, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इसका तो कंसंट्रेशन लेते ही नहीं इलेक्ट्रॉन को, तो वैसे ही कुछ नहीं करते हम। Fe2+ देखिए किस फॉर्म में मिलेगा हमें, एक्वस। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आयन है। तो देखिए इसका कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ लिख सकते हैं अपॉन रिएक्टेंट में आ जाइए। Fe मेटल है ना, किस फॉर्म में होगा, सॉलिड। आपके सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं एक को छोड़ के, कौन है वो, हाँ मर्क्यूरी, Hg। इसको आप ध्यान रखेंगे, अगर Hg दे दिया तो आपको यहाँ लिक्विड लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मेटल्स हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही मिलेंगे। तो बताइए इसके कंसंट्रेशन कितना आएगा, 1 आएगा। सॉलिड हो या लिक्विड हो, सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो, उस केस में हमेशा कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 1। तो क्या यहाँ 1 लिखने की जरूरत है, आप चाहो तो लिख लो। 1 लिखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 से डिवाइड करोगे सेम नंबर आ जाएगा ना, तो इस 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो बस ये यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगा। ये फॉर्मूला को रटना नहीं है, हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको रिएक्शन में नॉन इक्वेशन कैसे लगाने हैं, सही है। तो चलिए एक कॉपी में किया हुआ है, अब हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो आप खुद से घर पे ट्राई करेंगे, हो जाएगा। ऐसे 1-2 क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हमने सिखाया है। कहाँ पे होगा ये, कैथोड पे होगा। तो देखिए रिडक्शन कब होगा, हमने इसको जनरलाइज किया किसी भी मेटल के लिए। मान लेते उस मेटल पे N+ चार्ज है, N+ चार्ज का मतलब N इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। रिडक्शन कराना है तो बताइए इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हाँ ऐड होंगे ना। चार्ज देखिए क्या हुआ, घटेगा, N+ से 0 हो गया, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। बताइए नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, क्या हो जाएगा, E रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन N। यहाँ पे N की वैल्यू भी N ही दिया है, तो N रखेंगे। log ऑफ Q, देखिए Q में इसका कंसंट्रेशन बताइए कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो सॉलिड है, अपॉन इसका कंसंट्रेशन लिख देंगे अपॉन Mn+। अगर आपको और इसको अच्छे से लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं,
Mn प्लस को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये Mn प्लस के पावर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि इसके पावर अभी +1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो -1। ये -1 अगर आगे आएगा तो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस में, तो आपका एक नया फॉर्मूला बन जाएगा 0.0591/n, और ये ऊपर आ जाएगा। आपको फॉर्मूला बिल्कुल नहीं रटना है, अभी जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं इसमें एक भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने आना चाहिए बस। चलिए, तो ये तो आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, अ जिंक इलेक्ट्रोड इज डीप्ड इन 0.1 मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए सॉल्यूशन दिया है, कोई भी है, जिंक का है ना, जिंक का इलेक्ट्रोड अगर डाले हैं तो बताइए इलेक्ट्रोलाइट या तो जिंक सल्फेट होगा, हाँ, या तो जिंक क्लोराइड होगा, ऐसे कुछ होंगे। तो आप हमें बताइए क्या जिंक का कंसंट्रेशन आप बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं, हाँ बता सकते हैं ना। तो देखिए जिंक का कंसंट्रेशन कितना आएगा, जितना सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है, यानी कि 0.1 आएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको निकालने आनी चाहिए। आगे देखिए, एज्यूमिंग दैट द इलेक्ट्रोलाइट इज 20% डिसोसिएटेड। अब आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। देखिए अब ये कह रहा है कि जो डिसोसिएशन हो रहा है वो सिर्फ 20% हुआ, यानी कि जो जिंक का इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरा का पूरा आयन में चेंज नहीं हुआ, उसका सिर्फ 20% ही आयन बना। तो बताइए कितना बना, 20%। किसका, अपनी ही कंसंट्रेशन का, 0.1 का। सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आएगा, 20/100। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 20/100 यानी कि 2/10, तो हो जाएगा 0.2 इंटू 0.1, यह आ जाएगा 0.02 मोलैरिटी। बस अगर आपने ये कर लिया तो समझिए आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इस क्वेश्चन में नया आपको जो सीखना है वो क्या है, डिसोसिएशन। अगर आपको देता है ये 50% डिसोसिएट होता है तो जो मोलैरिटी सॉल्यूशन के दी होगी उसका 50% निकाल लेंगे। आपको जिंक आयन का, जिंक का दिया ना, तो जिंक आयन का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। अगर यहाँ कॉपर दे के यहाँ कहता 60% डिसोसिएशन हो रहा है तो जो उसकी मोलैरिटी दी होगी कॉपर सॉल्यूशन की, उसका 60% कैलकुलेट करिए, जो आएगा वही उसके कॉपर आयन की कंसंट्रेशन होगी। निकाल सकते हैं। तो बस ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी होगी। उसके बाद क्या, बस फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व कर देंगे। और हमें एक चीज दी हुई है, देखिए ये दिया है। अब देखिए यहां से आप देख के बता सकते हैं ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है या रिडक्शन, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि दिख रहा है जिंक पे 2+ चार्ज और जिंक पे 0। तो देखिए 2+ से 0 यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है ना। तो बताइए क्या हो रहा होगा यहाँ पे, रिडक्शन। तो हमें ये क्या दिया है, E0 रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, कितना, -0.76 वोल्ट। हमें निकालना क्या है इसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। अच्छा देखिए जो पूछ रहा है उसने वहां भी क्लियर नहीं किया है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है या ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दो हो सकते हैं ना, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। तो हम यहाँ कौन सा निकालें, आप चाहे तो दोनों निकाल लीजिए। पहले क्या करिए, रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लीजिए, और नीचे क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा तो उसी का निगेटिव करके लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर कुछ नहीं तो बस एक तो निकाल लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो रिडक्शन का रिएक्शन लिख लेंगे। देखिए जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तब जिंक आयन बनेगा, सही है ना, क्योंकि ये 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, जिंक मेटल। तो ये तो क्या हमारा रिएक्शन। ये देखिए यहाँ पे ये चीज कैलकुलेट करके दिखाई गई है। अल्फा क्या होता है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद आया, हाँ सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा था वहां पर। देखिए अल्फा दिया 20%, तो देखिए जिंक आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, 20% ऑफ द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 0.1 दिया है, वो कुछ भी दे सकता है, 1 दे सकता है, 0.2 दे सकता है, कुछ भी, जितना भी दिया रहेगा उसका 20% निकालेंगे। अगर डिसोसिएशन 40% देता तो यहाँ 40% लिख दें,
और सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारी कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन आएगी। देखिए ये आएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। आप सोच रहे होंगे सर आपका तो 0.002 आया था ना, ये भी वही है। देखिए इसको उड़ा के यहां लेके जाएंगे तो 1-2 स्टेप, यानी 2 × 10⁻² मोलैरिटी आएगी। सही है, तो बस ये चीज आपको नया यहां सीखना था। फिर क्या, फिर तो फॉर्मूला लगा दीजिए आप, नॉन इक्वेशन अप्लाई करेंगे। जिंक आयन ई रिडक्शन पोटेंशियल, देखिए यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल -0.0591/n log Q। अब हम इस पूरे प्रोसेस को छोड़ देते हैं क्योंकि ये अब आप आराम से कर सकते हैं। बस आपको इस पूरे क्वेश्चन में सीखना था वो ये था कि आपको अगर अल्फा की वैल्यू कुछ दे दी जाए, ठीक है, तो उस केस में आपको कंसंट्रेशन निकालने आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, पहले आप सॉल्यूशन की मोलैरिटी लेंगे, जितना % डिसोसिएशन दिया है उतने % उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही उस आयन की क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। आई थिंक आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, कैलकुलेशन ज़्यादा थे ना, हम चेक कर लेते टाइम की। ओके, इट इज नियर अबाउट 56 मिनट। तो हमें तो नहीं लगता कि आज हम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो पेज नंबर 16 पे हैं हम लोग। टोटल पेजेस कितने हैं, 24। चलिए होमवर्क आपको दे देते हैं, उसके बाद बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा, हो जाएगा। एक बार फिर अगर आपको लगता नहीं आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो फिर आप करिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। अच्छा, फॉर्मूला याद करने से फायदा भी है, ऐसा नहीं है फॉर्मूला याद करने से नुकसान है, बिल्कुल नहीं, फायदा है। रीजन आप स्पीड से कर लेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अब उनको ज़्यादा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। आपको हर बार रिएक्शन लिखने आनी चाहिए, रिएक्शन से डिटेल्स निकालने आनी चाहिए, और उसके बाद उस पर नॉन इक्वेशन अप्लाई करने आना चाहिए। अगर आपको इतना आता है तो आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड टाइप हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने होमवर्क करिए और क्लास वर्क के साथ ही होमवर्क को भी भेजा करिए PDF बना के, ठीक है। थैंक यू सो मच।